हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड कैपिटल कमिटमेंट्स है ना, आज का ये हमारा टॉपिक है। देखिए, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, मैं आपको जो है वो इजी वर्ड्स में समझा देता हूँ। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो है एट प्रेजेंट तो लायबिलिटी नहीं है, बट इन फ्यूचर लायबिलिटी बन सकती है ना। तो वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है और इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। इसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में जो है वो एक नोट के रूप में शो करते हैं, ठीक है। सो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब है दोज लायबिलिटीज दैट मे और मे नॉट बी अराइज, जो अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग इन द फ्यूचर, ठीक है। मतलब ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ लीगल सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट अ न्यूज पेपर ऑन चार्जेस ऑफ डिफेमेशन। सो देखिए, एक न्यूज़पेपर पर क्या किया गया है, एक केस फाइल किया गया है ना, एक लीगल केस फाइल किया गया है यहाँ पे। द कोर्ट में होल्ड द न्यूज़पेपर रिस्पॉन्सिबल और मे नॉट बी एक्चुअली। सो द लाइबिलिटी ऑफ द न्यूज़पेपर कैन ओनली बी असर्टेन्ड इन फ्यूचर, है ना, एज पर द लीगल ऑर्डर। जो मतलब कोर्ट का ऑर्डर होगा उस हिसाब से ही इन फ्यूचर जो है वो न्यूज़पेपर पे क्या होगी, लाइबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। सो दिस कंस्टिट्यूट अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है जो इन फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं हो सकती है, ठीक है। सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज्ड प्रपोज्ड डिविडेंड। देखिए, ये जो बहुत जरूरी बात है, ये प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, जो करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड होता है ना, उसको भी हम कहाँ शो करते हैं, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में। एज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी उसको शो करते हैं, क्यों? इट इज सब्जेक्टेड टू बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन एनुअल जर्नल मीटिंग, है ना, क्योंकि अभी इसको क्या किया जाना है, अप्रूव किया जाना है, ठीक है। अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर इन एनुअल जर्नल मीटिंग दैट इज हेल्ड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब दैट इज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो आई होप आपको जो है ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए जो है स्टूडेंट, ये जो प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट है जो है बुक में बार बार आती है, और इसको जो करंट ईयर का आपका होता है मैं आपको भी बता देता हूँ, उसको कहाँ शो किया जाता है, उसको शो किया जाता है एज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बट इट इज डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स फॉर enlightening the users about impending liabilities. Such liabilities are classified as follows। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास यहाँ पे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी जो है वो कौन कौन सी होती है उसको दिखाया गया है, ठीक है। सो पहला यहाँ पे बोला गया है क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज दैट्स, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, है ना। Other money for which the company is contingently liable on issue of like debenture suspense account, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर, ठीक है। सो स्टूडेंट, इनको आप जो है वो ध्यान से देख लीजिए। हो सकता है एग्जाम में इनमें से कोई एक जो है आपसे पूछ लिया जाए, और मैं आपको भी बता देता हूँ बुक की थ्योरी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम टाइम जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल कमिटमेंट। देखिए, कैपिटल कमिटमेंट क्या होती है। कैपिटल कमिटमेंट्स में बी डिफाइंड एज अ फ्यूचर लाइबिलिटी for capital expenditure in respect of which contracts have been made, ठीक है। तो ये कोई फ्यूचर की लाइबिलिटी है किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, है ना। सो कैपिटल कमिटमेंट्स का मतलब है फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ड्यू टू एक्टिविटीज एग्रीड बाय द कंपनी टू बी अंडरटेकन बाय इट इन द नियर फ्यूचर। सो सच कमिटमेंट्स आर जनरली लॉन्ग टर्म इन नेचर। देखिए, लॉन्ग टर्म नेचर होता है इसका, एंड आर द हाईएस्ट इन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज सच एज पावर जनरेशन। सच कमिटमेंट्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी आइटम्स आती हैं इसके अंदर। एस्टिमेटेड अमाउंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू एक्सिक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर, uncalled liability on shares, है ना, uncalled liability and other investment partially paid and other commitments such as non payment of dividend, है ना, यानी कि dividend unpaid due to certain unavoidable reasons like losses। ओके, तो
ये सारी की सारी जो आइटम्स होती हैं वो कैपिटल कमिटमेंट्स में शो की जाती हैं। Capital commitments are to be disclosed in the notes to accounts for the financial statements. So it should not be noted that all assets and liabilities are classified or shown in the balance sheet as non-current or current on the basis of definition given in the schedule। देखिए जो भी आपकी definitions दी गई हैं उसके बेस पे ही है ना क्या किया जाएगा, सभी एसेट्स को जो है वो और लाइबिलिटीज को क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है, बैलेंस शीट में नॉन करंट और करंट के बेस पे, ठीक है। सो इन बातों का आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है। बाकी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एंड बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म। देखिए एक होती है आपकी फर्म, है ना, पार्टनरशिप फर्म, और एक होती है कंपनी। तो इन दोनों की बैलेंस शीट में क्या फर्क है, तो देखिए सबसे पहला फर्क होता है फॉर्मेट का, कि द कंपनीज एक्ट 2013 लेस डाउन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है ना, कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो कुछ अलग टाइप से बनती है ना, उसका फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी देर इज नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर द बैलेंस शीट ऑफ फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता, जबकि कंपनी की बैलेंस शीट का होता है, ठीक है। जैसे सोल प्रोप्राइटर के केस में बैलेंस शीट बनती है उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म के केस में भी उसी तरीके से बनती है बैलेंस शीट। एसेट लायबिलिटीज दो साइडें होती हैं, है ना, आपको पता होगा। फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर में बी शोन। तो देखिए कंपनी की बैलेंस शीट में जो पिछले साल की जो फिगर्स होती हैं उसको शो किया जाता है, ठीक है। जबकि जो फर्म की बैलेंस शीट होती है उसमें प्रीवियस ईयर की फिगर्स को शो नहीं किया जाता। उसके बाद ऑर्डर और ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, दे आर प्रेजेंटेड इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसेस, ठीक है। और इसको जो है लिक्विडिटी ऑर्डर में दिखाया जाता है, ओके, और इसको परमानेंस ऑर्डर में दिखाया जाता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी ऑर्डर का के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो जो भी एसेट होती है वो मतलब जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है उसको सबसे पहले दिखाते हैं, है ना। और परमानेंस ऑर्डर में जो लिक्विड एसिड होती है उसको सबसे बाद में दिखाते हैं, ठीक है। ओके जी, तो स्टूडेंट ये थी यहाँ तक की थ्योरी, है ना। और सारे सब हेड हेड है ना, किस हेड में क्या आता है किस हेड में क्या नहीं आता, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इन केस अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।